हेलो बच्चों। तो जैसा कि अब तक हम लोग वेक्टर एनालिसिस में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस कर चुके हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, अभी तक ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने देखा कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में हम एक साथ सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड एट ए टाइम। लेकिन अगर हमको एक से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हो तो, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स एक साथ ऐड करने हो तो क्या करेंगे? देखिए, उस जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? मान लीजिए अगर आपके पास में n नंबर ऑफ वेक्टर्स a1, a2, ठीक है, इसी तरह से अप टू an n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, और इनको आप ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ऑर्डर में अरेंज मतलब जैसे हमको ये ऑर्डर दे रखा है कि इनका सम करना है आपको a1 प्लस a2 प्लस an करना है। तो ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब इनको हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वो हेड टू टेल हमको पता ही है कि मान लीजिए हमको a1 वेक्टर ये दे देता है, दिस इज a1 वेक्टर। फिर a1 के हेड पर a2 की टेल रखकर हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए a2 हमको इस तरह से गिवन है, फिर मान लीजिए a3 हमको इस तरह से गिवन है, इस डायरेक्शन में है a3। तो a3 के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ ड्रॉ करके, और जो भी डायरेक्शन है a3 की उसके अकॉर्डिंगली हम a3 ड्रॉ करें, लेकिन इस तरह से कि a3 की जो टेल है वो a2 के हेड के साथ कोइंसाइड करे। इसी तरह से जो n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं इनको हम अरेंज करें हेड टू टेल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर इन n नंबर ऑफ वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करने पर एक ओपन पॉलीगन बनता है, ठीक है, एक ओपन पॉलीगन बनता है, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर। ये याद रखना है आपको कि जो क्लोजिंग साइड होगी वो आपको रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करनी है। रिवर्स ऑर्डर मतलब ये जो ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं हेड टू टेल, इसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर लेना है। तो ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर विल बी द रिजल्ट। बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो जो लास्ट क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, वो रिजल्टेंट होगी इन n वेक्टर्स का, जिनको अरेंज करने पर एक ओपन पॉलीगन बना है। ठीक है, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन ही वेक्टर है a1 a2 a3। हमको इनका सम करना है a1 प्लस a2 प्लस a3। मैंने क्या किया, जो भी इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन था उसके अकॉर्डिंगली इनको ड्रॉ किया और अरेंज कर लिया हेड टू टेल ऑर्डर। इस तरह से कि a2 की टेल a1 के हेड से कोइंसाइड कर रही है, a3 की टेल a2 के हेड से कोइंसाइड कर रही है, और इसी ऑर्डर में पहले a1 ड्रॉ किया, फिर a2, उसके बाद a3। मतलब ये एक ओपन पॉलीगन बन गया ना एक। तो इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी और रिवर्स ऑर्डर में, तो मतलब मुझको एक ऐसी साइड ड्रॉ करनी है जिसकी कि ये क्लोज हो जाए पॉलीगन, और रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करनी है। रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि जैसे ऑर्डर तो ये चल रहा है, हेड टू टेल अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हमको ये जो लास्ट वाला क्लोजिंग साइड ड्रॉ करनी है, इसमें इस तरह से कि a3 वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट है हमारा उसका हेड, और a1 वेक्टर के साथ उसकी टेल कोइंसाइड। ये r जो होगा हमारा, ये जो क्लोजिंग साइड आएगी पॉलीगन की, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ a1 a2 एंड a3। ठीक है, देखिए इसको चाहे तो जो हमने ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, जो वेक्टर्स के लिए जो बेसिक हमने एडिशन वाले लॉज पढ़े हैं, वहां से इसको एक तरह से जस्टिफाई भी कर सकते हैं।
कि मान लीजिए मैंने n नंबर ऑफ वेक्टर्स को अरेंज किया, ठीक है, और इस तरह का एक ओपन पॉलीगन बन गया। तो मैं ये शुरू कर सकता हूं कि ये जो क्लोजिंग साइड है इसकी पॉलीगन की रिवर्स ऑर्डर में जो ड्रॉ करिए मैंने, वो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। मान लीजिए ये वेक्टर a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है और ये a6, ठीक है। यहां से मैं देखूं a1 और a2 ऑर्डर में अरेंज है। लेट अस से a1 और a2 का हम सम करते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज है। ये थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, दिस मस्ट बी द रिजल्टेंट ऑफ a1 एंड a2। इसको हम कह देते हैं r12। अब देख सकते हैं r12 जो है वो a1 और a2 का वेक्टर सम है ना, क्योंकि a1 a2 हेड टू टेल अरेंज है और एक ओपन ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी द रिजल्टेंट। तो r12 जो है वो a1 और a2 का रिजल्टेंट है। अब इन को भूल जाइए, r12 वेक्टर को देखिए, क्या r12 और a3 ऑर्डर में अरेंज है हेड टू टेल? r12 और a3 ऑर्डर में अरेंज है हेड टू टेल। तो मैं यहां से, और ये एक ओपन ट्रायंगल बना रहे हैं, तो अगर मैं यहां से r12 की टेल से और a3 के हेड तक एक और वेक्टर ड्रॉ कर दूं, लेट अस से दिस r12 3, तो ये क्या होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा r12 का और a3 का। तो मैं लिख सकता हूं r12 3 इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ r12 प्लस a3, ठीक है। अब देखिए a1 a2 a3 को आप छोड़ दीजिए, r12 ले लीजिए। r12 और a4 जो है वो ऑर्डर में अरेंज है, r12 और a4 जो है वो इस तरह से हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज है और एक ओपन ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इसकी थर्ड क्लोजिंग साइड जो है ट्रायंगल की ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, लेट अस से दिस टू बी r1 2 3 4, ये का वेक्टर सम होनी चाहिए किसका, r1 2 3 का और a4 का। मैं लिख सकता हूं कि r1 2 3 4 जो आएगा ये r1 2 3 और a4 का वेक्टर सम है, ठीक। इसी तरह से r1 2 3 4 और a5 का रिजल्टेंट लिया जाएगा, ठीक। इसको कह देते हैं हम r, लेट अस इसको कह देते हैं r5। r5 जो है तो r1 2 3 4 और a5 का वेक्टर सम है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास r5 आया और a6 जो है ये मिलकर एक ओपन ट्रायंगल बना रहे हैं, हेड टू टेल अरेंज है। तो r जो हो गया ये इन सबका रिजल्टेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू r5 वेक्टर प्लस a6 वेक्टर, ठीक। अच्छा r5 क्या है, r5 है r1 2 3 प्लस a5। तो मैं इसको जरा आगे सिंपलीफाई करूं, r वेक्टर जो है वो r5 वेक्टर प्लस a6 वेक्टर है। r5 को मैं लिखूं r1 2 3 4 प्लस a6। r1 2 3 4 को क्या लिख सकता हूं, r1 2 3 r वेक्टर, r1 2 3 वेक्टर प्लस a6 वेक्टर और r1 2 3 प्लस a4 प्लस a4। प्लस a5 आएगा हमारा r5। r5 को हमको लिखना है r1 2 3 4 प्लस a5 और लिखना था और a5 प्लस a6, ठीक है। तो अब r1 2 3 4 को मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा r1 2 3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 और r1 2 3 को लिखूंगा मैं r12 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, है ना। या r12 को लिखूंगा मैं a1 प्लस a2 प्लस a2
प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। इस तरह से जस्टिफाई कर सकता हूं कि ये जो लास्ट क्लोजिंग साइड है पॉलीगन की, दिस क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, ये इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट है जिनको हेड टू टेल अरेंज करने पर ये ओपन पॉलीगन बन रहा है। तो इस तरह से हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं और आप एक साथ उनको ऐड करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप पहले दो को ऐड करिए, उनका जो रिजल्टेंट आए उसके साथ थर्ड वेक्टर को ऐड कीजिए, फिर उनका जो रिजल्टेंट आए उसके साथ फोर्थ वेक्टर को ऐड करिए, या आप चाहे तो एक साथ भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे? उनको आप इस तरह से हेड टू टेल अरेंज करिए, एक ओपन पॉलीगन बनेगा, जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, वो उन सभी का रिजल्टेंट होगी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए कुछ कंक्लूजन हम इस पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डिराइव कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं पॉलीगन लॉ से? देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स को अरेंज करने पर A1 प्लस A2 को अरेंज करने पर एक ओपन ट्रायंगल बन जाए, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, वो इनका रिजल्टेंट होगी। मान लीजिए इसको मैं A3 वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, मतलब ये रिजल्टेंट होगी। अब मान लीजिए हमको तीन वेक्टर्स इस तरह से गिवन है कि ये वेक्टर A1, ये वेक्टर A2 और एक और तीसरा वेक्टर है A3। ये A3 वेक्टर को मैं और अगर अरेंज करता हूं हेड टू टेल मेथड में, तो ये ट्रायंगल क्लोज हो जाता है। मतलब तीन वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स को अरेंज करने पर क्लोज ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो अब मैं देखूं ये जो रिजल्टेंट है R और ये जो वेक्टर है A3, वही A1 और A2 वेक्टर है, लेकिन A3 और ऐड करने पर क्लोज ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं ये शो कर सकता हूं कि अगर क्लोज पॉलीगन बन रहा है, जैसे क्लोज ट्रायंगल बना या क्लोज पॉलीगन बने, कोई भी n साइडेड पॉलीगन n नंबर ऑफ वेक्टर्स को अरेंज करने पर, तो उन वेक्टर्स का सम हमेशा 0 होता है। कैसे? मान लीजिए जैसे हम इसको A1 प्लस A2 अरेंज कर रहे हैं, तो ये जो थर्ड क्लोजिंग साइड है ये हमारी R होगी। फिर हमने देखा कि एक और वेक्टर है A3, जिसको इन्हीं A1 A2 के साथ हेड टू टेल अरेंज करने पर ये पूरा ट्रायंगल क्लोज हो जाता है, ऑर्डर में अरेंज करने पर। तो अगर A3 और R को मैं कंपेयर करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि A3 जो है वो माइनस R के बराबर है ना, क्योंकि वही उतनी ही लेंथ है A3 की, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, क्योंकि रिजल्टेंट को हमने ड्रॉ किया था रिवर्स ऑर्डर में, है ना, लेकिन A3 जो है वो ऑर्डर में है, डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, R के और A3 की लेंथ बराबर है। इसका मतलब A3 जो है इट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर R ना, वो वेक्टर R का नेगेटिव वेक्टर है, रिजल्टेंट का नेगेटिव वेक्टर है। अगर ये बात आपकी समझ में आई तो आप देखिए यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, इसमें A1 और A2 का जो सम है वो R है और A3 को मैं लिख सकता हूं R माइनस R। तो दो इक्वल वेक्टर्स का सम, दो इक्वल वेक्टर्स को अगर हम इस तरह से डिफरेंस करते हैं उनका वेक्टर सम कितना है? 0। ठीक है, अगर हम R से R को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये क्लोज्ड ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये वेक्टर सम इनका 0 होगा। ऐसे ही मान लीजिए चार वेक्टर्स हैं, अरेंज ऑर्डर में अरेंज करने पर क्या हुआ? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इनका भी वेक्टर सम जो है, इन चार वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है वो 0 ही आएगा अरेंज करने पर। अगर इसी तरह से n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, कैसे आएगा 0? कि मान लो अगर ये A4 नहीं हो, सिर्फ A1 A2 और A3 को मैं ऐड कर रहा हूं, A4 को भूल जाओ। A1 A2 और A3 को ऑर्डर में अरेंज करने पर इस तरह से ओपन क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट। अच्छा देखिए A4 जो है वो वेक्टर ऐसा है जिसको अरेंज करने पर ऑर्डर में ये क्लोज हो रहा है पॉलीगन। इसका मतलब A4 जो है वो
A1 और A3 का जो रिजल्टेंट है उसके नेगेटिव के इक्वल है ना, उसका नेगेटिव वेक्टर है। तो इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करें हम, इनका सम करें, A1 A2 A3 को तो हम लिख सकते हैं R, और A4 जो है वो माइनस R है, तो इनका वेक्टर सम कितना आएगा 0। तो इस तरह से अगर आपके पास में n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और उन n नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऑर्डर में इस तरह से हेड टू टेल अरेंज करने पर क्लोज्ड पॉलीगन बनता है, ठीक है, तो उनका वेक्टर्स का सम हमेशा 0 होता है। क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म करने वाले वेक्टर्स का सम हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, और ये बात आपको याद रखनी है ना, इफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर फॉर्म्स ए क्लोज्ड पॉलीगन देन देयर रिजल्टेंट इज 0, उनका जो सम है वो हमेशा 0 आएगा अगर वो ऑर्डर में अरेंज करने पर, हेड टू टेल अरेंज करने पर क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की और डिस्कस करनी है हमको, जैसे मैं आपको हालांकि बता चुका हूं, लेकिन उसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम? सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर मैं वेक्टर a प्लस b करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले a ड्रॉ करूंगा, a के हेड पर b की टेल रखकर हेड टू टेल अरेंज करूंगा a और b को, या मैं वेक्टर b प्लस a कर रहा हूं, यहां पे क्या करेंगे हम, पहले b को ड्रॉ करेंगे, फिर b के हेड पर a की टेल रखकर फिर a को ड्रॉ करेंगे, हेड टू टेल अरेंज करेंगे, तो दोनों ऑर्डर अलग अलग है ना, जो ऑर्डर ऑफ एडिशन है वो अलग है। लेकिन आप चाहे इस ऑर्डर में ऐड करिए चाहे इस ऑर्डर में ऐड करिए, दोनों जो है वो एक ही रिजल्टेंट आएगा, मतलब सेम वेक्टर आएगा, a प्लस b भी वही वेक्टर होगा, b प्लस a भी वही वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। देखिए इसको हम आगे ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हाँ, तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे प्रूव करेंगे। कम्यूटेटिव जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि चाहे हम a प्लस b करें चाहे हम b प्लस a करें, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर लें, जो रिजल्टेंट है वो सेम है। इसको इस तरह से ज्योमेट्रिकली हम यहां से प्रूव कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए कि a और b दो वेक्टर्स हैं, मैंने a और b को हेड टू टेल अरेंज किया, हेड टू टेल आप समझ ही चुके हैं, ऑर्डर a प्लस b ये फॉलो कर रहा हूं मैं पहले, तो मैंने पहले a वेक्टर ड्रॉ किया, फिर a के हेड पर b की टेल रखकर b को ड्रॉ किया इन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्डर, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने देखा कि एक ओपन ट्रायंगल बन रहा है, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की वो a और b का रिजल्टेंट आएगी, मतलब मैं इस थर्ड क्लोजिंग साइड को लिख सकता हूं वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने ये दो लाइन और ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन जो b के इक्वल और पैरेलल है, ये वाली लाइन जो a के इक्वल और पैरेलल है। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये दो वेक्टर्स, मतलब ये दो लाइन दो रे इक्वल और पैरेलल है, ये अगर b वेक्टर है तो ये भी b वेक्टर होगा ना। इसी तरह से ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये इक्वल और पैरेलल हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन के अराउंड पॉइंट कर रहे हैं और सेम मैग्नीट्यूड के, तो अगर ये वेक्टर a है तो इसको ये वेक्टर a लिख सकता हूं। अब मैं इस ऑर्डर में इनको ऐड करता हूं b प्लस a, तो पहले मैंने b ड्रॉ किया ना, यहां पे देखिए पहले मैंने b वेक्टर ड्रॉ किया और फिर मैंने b के हेड पर रखकर a की टेल ड्रॉ, a की टेल b के हेड पर रखकर a को ड्रॉ किया, जो भी a का मैग्नीट्यूड है, जो भी a की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग a ड्रॉ किया, तो ये भी एक ओपन ट्रायंगल बन गया। अब मैं b प्लस a रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी द रिजल्टेंट, तो
तो मैं देखूं तो यही रिजल्टेंट जो हमने a प्लस बी के लिए ड्रॉ किया था वही रिजल्टेंट b प्लस ए का भी आएगा। जो रिजल्टेंट a प्लस बी का आया था वही रिजल्टेंट जो है सेम वेक्टर b प्लस ए के इक्वल टू। इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है वेक्टर एडिशन कि ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता है। आप a प्लस बी करिए चाहे आप b प्लस ए करिए, किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए वेक्टर्स को, रिजल्टेंट उनका सेम है। अब इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वेक्टर एडिशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव भी वही है कि ऑर्डर ऑफ जो एडिशन है वो मैटर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हम तीन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, तो क्या तरीका है मेरे पास, पहले मैं b प्लस सी को ऐड कर लूं, b प्लस सी का जो रिजल्टेंट है उसको मैं a के साथ ऐड कर लूं। ठीक है, या मैं क्या करूं, तीनों वेक्टर्स को ऐड कर ले, पहले a प्लस b को ऐड कर लूं, पहले a और b रिजल्ट का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर ले हम, फिर जो a और b का रिजल्टेंट है उसके साथ c को ऐड कर। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ दोनों सेम वेक्टर्स आएंगे, चाहे इस ऑर्डर में ऐड करिए आप चाहे इस ऑर्डर में ऐड करिए, रिजल्टेंट विल बी द सेम वेक्टर इन बोथ द केसेस। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ज्योमेट्रिकली हम शो कर सकते हैं, इसको भी ज्योमेट्रिकली जस्टिफाई किया जा सकता है कि मान लीजिए हमारे पास ये तीन वेक्टर है, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, ये है वेक्टर c। ठीक है, हमको जो भी इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको हेड टू टेल अरेंज कर। ठीक है, इस तरह से मैंने मतलब कि a पर b की टेल रखकर ड्रॉ करी, फिर c की जो टेल है वो b के हेड पर रखकर ड्रॉ करी, तो हेड टू टेल ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ये रिजल्टेंट आएगा a b और c का। ठीक है, अगर मैं सिंपल a प्लस b प्लस c एक साथ ऐड करूं तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन विल बी द रिजल्टेंट। या फिर मैं क्या करता हूं, पहले मैं b और c का सम करता हूं। तो b और c का सम, अभी आप a वेक्टर को भूल जाइए, ये हमारा b है। ठीक है, मान लीजिए पहले हमने b वेक्टर ड्रॉ किया, फिर हमने ड्रॉ किया वेक्टर c, पहले b वेक्टर ड्रॉ कर लिया, फिर हमने ड्रॉ किया वेक्टर c, और हम देखें कि ये ओपन ट्रायंगल बन रहा है हेड टू टेल अरेंज करने पर, c की टेल b के हेड पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है तो हेड टू टेल अरेंज है, और एक ओपन ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो थर्ड क्लोजिंग साइड आएगी ट्रायंगल की, ये b और c का रिजल्टेंट आनी चाहिए। ये जो थर्ड क्लोजिंग साइड है ये क्या होगा, ये b और c का रिजल्टेंट होगा। अब b और c को भूल जाइए, b और c का रिजल्टेंट ही आ गया। अब देखिए हम a के साथ b और c के रिजल्टेंट को ऐड करते हैं इस ऑर्डर में, पहले a ड्रॉ किया, फिर b प्लस c का जो रिजल्टेंट आया उसकी टेल a के हेड से कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, ड्रॉ कर दी हमने कि इनकी जो रिजल्टेंट है b और c, उसकी जो टेल है वो a के हेड के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो b और c का जो रिजल्टेंट है वो a के साथ ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इसको ऑर्डर में अरेंज करने पर हमने देखा एक ओपन ट्रायंगल बन रहा है, तो जो क्लोजिंग साइड आएगी इस ओपन ट्रायंगल की रिवर्स ऑर्डर रिजल्टेंट आएगी, वो ये रिजल्टेंट आ गई जो वैसे भी हमारा पॉलीगन लॉ से आ रहा था। अब देखिए मैं ऑर्डर को इसके अकॉर्डिंग ऐड करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, a प्लस b का रिजल्टेंट फाइंड आउट करूं, फिर उसको c के साथ ऐड करूं। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम रिजल्टेंट आना चाहिए, यही वेक्टर ये रिजल्टेंट भी आना चाहिए, यही वेक्टर ये रिजल्टेंट आना चाहिए। तो देखते हैं, तो मान लीजिए मैंने वही डायग्राम वापस यहां पे ड्रॉ किया, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ये वेक्टर c। अब क्या करता हूं मैं, सबसे पहले a और b का रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूं। तो मैंने पहले वेक्टर a ड्रॉ किया, फिर मैंने वेक्टर b ड्रॉ किया और इनको हेड टू टेल अरेंज कर दिया। b की जो टेल है वो a के हेड से कोइंसाइड कर दिया, ओपन ट्रायंगल बना। तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की रिवर्स ऑर्डर वो इनका रिजल्टेंट होगी। ये a प्लस b हमारा रिजल्टेंट आ गया वेक्टर a का और वेक्टर b। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो रिजल्टेंट आया है a और b का, इसके साथ c को ऐड करता हूं इस ऑर्डर में। ठीक है, a प्लस b पहले इनका जो रिजल्टेंट है वो ड्रॉ कर लिया मैंने, पहले ये रहा रिजल्टेंट a और b का, फिर इसके हेड से c की टेल कोइंसाइड करे, इस तरह से मैंने c को ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये भी एक ओपन ट्रायंगल बन गया। तो थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल को रिजल्टेंट आना चाहिए, तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास a प्लस b प्लस। अब देखिए ये वही रिजल्टेंट है जो ये आया था, है ना। तो
तो यहां से हम ये ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किन्हीं भी वेक्टर्स को पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट जो है वो सेम आएगा, आप चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए। तो दिस इज द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन। सबसे पहली बात तो ये समझिए आप कि दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। दो वेक्टर्स का वेक्टर सम, मान लीजिए अगर हम लें दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम कह रहे हैं इनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, इनका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए माइनस बी के बराबर हो, मतलब दोनों वेक्टर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, तभी उनका रिजल्टेंट, उनका सम जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर दो इक्वल अनइक्वल वेक्टर्स हैं, अनइक्वल मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आएगा। तीन कोप्लेनर वेक्टर्स, देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या है, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड का प्लेन है, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये प्लेन है, तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, मान लीजिए तीन डिस्प्लेसमेंट है, पहले एक पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, फिर यहां से यहां तक जाता है, फिर यहां से यहां तक जाता है ना, ये तीन डिस्प्लेसमेंट हो गए, डिस्प्लेसमेंट ए, डिस्प्लेसमेंट बी, डिस्प्लेसमेंट सी, वापस डॉट में उसी जगह पे आ जाता है, तो तीनों डिस्प्लेसमेंट का सम कितना आएगा, जीरो। वैसे भी हम वेक्टर एडिशन के बेसिस पे कह सकते हैं तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज करने पर क्लोज ट्रायंगल बन रहा है, तो इनका रिजल्टेंट जीरो है ना, इनका रिजल्टेंट ए बी और सी का जीरो हो जाएगा। तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मान लीजिए अगर सी, ये पार्टिकल ए से बी यहां तक गया, एक डिस्प्लेसमेंट के, फिर यहां तक गया, फिर ये इस प्लेन से बाहर आ गया, इस डायरेक्शन में चले गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक आप वेक्टर ड्रॉ करोगे तो इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं बना सकते। एक ही प्लेन में लाई करेंगे तभी ये पॉलीगन बना सकते हैं। अगर ये एक भी वेक्टर इनमें से डिफरेंट प्लेन में आएगा तीनों में से, तो वो क्लोज पॉलीगन नहीं बना पाएंगे, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो उनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अगर सी इधर ना, यहां ऊपर सी इधर होता तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आता, फिर रिजल्टेंट ये आता, ए से लेकर सी तक, ए के हेड टेल से सी के हेड तक हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट होता। ठीक, अभी तो तीन कोप्लेनर वेक्टर्स का सम जीरो भी हो सकता है अगर वो क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, नहीं भी हो सकता है अगर वो क्लोज पॉलीगन नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तीनों में से मतलब तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका वेक्टर सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई नहीं करते और तीन ही हैं, तो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का वेक्टर सम कभी भी जीरो नहीं आएगा। जैसा मैंने भी आपको समझाया कि मान लीजिए ए बी किसी प्लेन में लाई करते हैं, लेकिन सी इस प्लेन से बाहर है, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, तो फिर ये क्लोज पॉलीगन नहीं बनेगा और इनका एक फाइनाइट रिजल्टेंट आएगा, जीरो नहीं होगा इनका सम, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इससे आगे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है? सबसे पहली बात तो वेक्टर्स जो है मतलब किस तरह से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कि कौन सा वेक्टर क्या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसी की बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो जो बेसिक दो कैटेगरीज हम वेक्टर्स की डिवाइड कर सकते हैं वो है पोलर वेक्टर्स और सेकंड कैटेगरी है एक्सियल वेक्टर्स। देखिए पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स का एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट और एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है और एंड पॉइंट मतलब जहां पर वेक्टर एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक फिक्स्ड एक्टिंग पॉइंट होता है कि हाँ ये वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है यहां तक, ये इसका एक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए बॉक्स है, इस पर एक फोर्स लग रही है, फोर्स यहां पर लग रही है, ये फोर्स इस पॉइंट पर लग रही है, तो इसमें क्या ये वेक्टर्स का एक फिक्स्ड एक्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट हो, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो, वो कहलाते हैं पोलर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल और एंड पॉइंट फिक्स्ड ना हो वो कहलाते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब देखिए एक्सियल वेक्टर्स जनरली, अभी ये नाम का ही पता चलेगा इनको एक्सियल वेक्टर्स कहते क्यों हैं। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा 9th क्लास में कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना, तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसमें अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उनको हम कभी भी इन वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं करते, पोलर वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पर है और वो यहां से मूव करता हुआ पॉइंट बी पर पहुंचता है, पॉइंट ए से स्लोली डिस्प्लेस होता हुआ वो पॉइंट बी तक पहुंचता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको डिस्प्लेसमेंट को आप इनिशियल और फाइनल बीच के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से रिप्रेजेंट नहीं करोगे। कैसे करते हैं सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट? कि जैसे ये पॉइंट ए पर था, तो अगर हम सेंटर से पॉइंट ए को ज्वाइन करें ना, तो ये रेडियल लाइन अभी जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, ये रेडियल लाइन जो है मैग्नीट्यूड तो इसका फिक्स्ड रहेगा रेडियस के बराबर, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो कंटीन्यूअसली चेंज होती रहेगी। तो ये रेडियल लाइन सेंटर पर कितना एंगल स्वेप्ट करती है, थीटा ना, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक्सियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं है। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मान लीजिए हम एक लाइन अज्यूम कर लें जो इस सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर। एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती हो और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लाइन कहलाती है एक्सेस। इस लाइन को बोलते हैं एक्सेस। तो देखिए ये जितने भी ये जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस दी जाती है। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन क्या लोगे? इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड है। मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसका जो एक्सियल वेक्टर आएगा वो अलोंग, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अलोंग द एक्सिस और इनवर्ड आएगा, है ना। थंब आपका पॉइंट करेगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब आपका आउटवर्ड है, तो अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अलोंग द एक्सिस डाउनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं। ऐसी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। एंगल कितना सबटेंड हुआ? डेल्टा थीटा। तो पर यूनिट टाइम कितना एंगल सबटेंड होगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये क्या हो गया? ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। एंगुलर वेलोसिटी
इसकी भी डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस आएगी, अलोंग दी एक्सिस। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज है तो अलोंग दी एक्सिस इनवर्ड। ठीक है, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं, जैसे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ऐसे वेक्टर्स जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका कोई फिक्स इनिशियल पॉइंट या ओरिजिनेशन पॉइंट नहीं होता है और ना ही कोई एक्टिंग पॉइंट होता है कि किस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को जिनको अलोंग दी एक्सिस डिफाइन किया जाता है या जिनका फिक्स और इनिशियल फिक्स एक्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, उनको एक्सियल वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे मोमेंटम, ये सब पोलर वेक्टर्स हैं। और ज्यादातर आप ये ध्यान रखें कि जो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर्स आते हैं विच आर, जिनकी डायरेक्शन हम एक्सिस के अलोंग डिफाइन करते हैं, वो सारे एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स के बाद में हम एक कैटेगरी रख सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर B, इसका सीधा सा मतलब है कि वेक्टर A का मॉड और वेक्टर B का मॉड बराबर है, मतलब दोनों वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और बोथ विल हैव सेम डायरेक्शन। दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो दो वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। और अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो वो हमेशा पैरेलल भी होंगे। अगर वेक्टर A और वेक्टर B इक्वल है तो एक तो ये कंडीशन आ गई आपकी कि भाई मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि वेक्टर A वेक्टर B के पैरेलल आएगा, बोथ विल हैव सेम डायरेक्शन, बोथ विल पॉइंट अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन है फॉर इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम इक्वल तभी कह सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और सेम डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, तो इक्वल एंड पैरेलल, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल और जो पैरेलल हो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। बाकी अनइक्वल, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है तो भी अनइक्वल, और मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है तो भी अनइक्वल कहेंगे उनको। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ कैटेगरी हम रख सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लगे ना, वेक्टर्स लाइक इन द सेम प्लेन, वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को कोप्लेनर कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये बोर्ड वाला प्लेन है, तो मैं अगर इस प्लेन में ड्रॉ करूं वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये कोप्लेनर है। लेकिन एक वेक्टर ले लूं यहां से, मान लीजिए ये चौक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, इसका प्लेन डिफरेंट है। ये वेक्टर्स या कोई भी डायरेक्शन ले सकता हूं मैं, ये वेक्टर जो इस प्लेन में लाई नहीं करेगा वो कोप्लेनर नहीं होगा। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स। ठीक है, इसी तरह से एक कैटेगरी हम रख सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी जो एक ही लाइन के अलावा वेक्टर है। मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये मान लीजिए वेक्टर B है, ठीक है, ये मान लीजिए वेक्टर C है। तो एक ही लाइन के अलावा वेक्टर है, तो ऐसे वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जिस लाइन के अलावा वो एक्ट कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, वो कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही ऐसे वेक्टर जो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलावा एक्ट करें वो कोलिनियर कहलाते हैं। तो ABC यहां पर क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है,
नेक्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं, चलिए 6 नंबर पे हम ले लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब इनकी डायरेक्शन सेम हो, बोथ विल बी पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो। पैरेलल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, है ना। अगर वेक्टर ए और बी जो है वो पैरेलल है, मींस बोथ विल पॉइंट अलोंग दी सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनके इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल होंगे तो ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा तो। अगर अनइक्वल है तो सिर्फ पैरेलल रहेगी। ठीक है, 7 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के जस्ट जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो वो एंटी पैरेलल कहलाते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है विच इज पॉइंटिंग अलोंग ईस्ट और वेक्टर बी है विच इज पॉइंटिंग अलोंग वेस्ट, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर्स जो हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, या मान लीजिए एक वेक्टर है P जो नॉर्थ के अलोंग है, एक वेक्टर है Q जो कि साउथ के अलोंग है। ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जैसे C और D है, C और D वेक्टर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, तो हम एंटी पैरेलल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और कैटेगरी ले सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक सेट वेक्टर्स का जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। एग्जांपल, जैसे हम एक वेक्टर ले लें एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर ले लें वाई एक्सिस के अलोंग, एक हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं कि मान लीजिए कि ये एक्सिस है, इसको जेड एक्सिस कह देते हैं। ये तीन वेक्टर्स ले लें, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। अब देखिए एक्स और जेड जो है वो भी परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई भी आपस में परपेंडिकुलर, वाई और जेड भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखिए इधर देखिए ध्यान से, मान लीजिए अगर हम इस तरह से तीन वेक्टर्स लिखते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया, तो देखिए x और z भी परपेंडिकुलर है, y और z भी परपेंडिकुलर है, x और y भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर के नाम से पता चल रहा है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। A vector having unit magnitude, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, वो वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स का एक स्पेशल यूज है। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर्स यूज किए जाते हैं।
क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका यूनिट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यूनिट वेक्टर से। ठीक है, देखिए जनरली हम ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 9th 10th क्लास में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक रीजन ऑफ स्पेस को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से कर सकते हैं। तो जैसे हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस। आप इस पूरे यूनिवर्स को इन्हीं एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो कि जैसे कि मैंने एक्स, वाई और जेड एक्सिस लिए, ठीक है, मान लीजिए इन्हीं एक्सिस को मैं बड़ा करता जाऊं, ये बढ़ता जाए, ये भी इंक्रीज होता जाए, ये भी इंक्रीज होता जाए, ये पूरा यूनिवर्स इन 3 डायमेंशन के अंदर आ जाएगा, है ना। ये 3 एक्सिस के अंदर ही आ जाएगा पूरा यूनिवर्स। तो इस पूरे यूनिवर्स को हम 3 डायमेंशनल मान सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स है, ये वर्टिकल एक्सिस वाई है, और ये जो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस दिया है ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या है, जैसे एक्स की जो डायरेक्शन है इसको एक पर्टिकुलर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर से। ठीक, मान लीजिए जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक वेक्टर से आई कैप। कि मान लिया मैंने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसका कोई नेचर नहीं है, मतलब कोई एक फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कोई नेचर नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग है। आई कैप मतलब डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं लिखूं मॉड आई ना, आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 आएगा, 1 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं जे कैप। ठीक है, आई कैप की तरह ही जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। दिस इज पॉइंटिंग अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट करता है। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको इनका यूज क्या है। अब इसी तरह से मान लीजिए जैसे हमारे एक्स वाई पे थर्ड एक्सिस आएगा जेड एक्सिस, प्लेन से बाहर, तो इसको जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जेड एक्सिस, मतलब ये इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है ना, उसको मैं लिख लेता हूं के कैप। मॉड के कैप का भी 1 है, के कैप का मॉड भी 1 यूनिट है, लेकिन ये जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए मुझसे कोई कहता है इसका यूज क्या है, किस तरह से यूज करेंगे। मुझसे कोई कहता है एक फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक 10 न्यूटन की फोर्स है जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। इसको लिखिए आप कैसे लिखेंगे। एक तो तरीका यह है, आप एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और एक पर्टिकुलर स्केल लीजिए कि वो 10 न्यूटन, एक लेंथ ड्रॉ करिए, रे ड्रॉ करिए जो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे। या एक तरीका यह है, मैं क्या इस फोर्स को लिख लूं 10 आई कैप न्यूटन। इससे क्या पता चल रहा है कि ये फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और क्योंकि ये आई कैप लगा है इसका मतलब ये एक्स एक्सिस, ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस का एक्ट कर रही है, क्योंकि आई कैप का मतलब अगर कोई भी वेक्टर के साथ में मैं आई कैप लगा देता हूं, इसका मतलब अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अब ये एक वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, एक है 5 न्यूटन की जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, उसको मैं लिख सकता हूं 5 जे कैप। एक फोर्स जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है 5 न्यूटन की, उसको मैं लिख सकता हूं 5 आई कैप। और हमको इन दोनों को सम करना हो, मान लीजिए इनका रिजल्टेंट बताना हो, तो क्या मैं इन दोनों का सम रिजल्टेंट को लिख सकता हूं 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मतलब ये रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का सम है, जिसमें से एक फोर्स है 5 न्यूटन की जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, और एक फोर्स है 5 न्यूटन की जो कि वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसको, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसको। तो इस तरह से देखिए ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली क्या करेंगे, these unit vectors they help us to represent a particular direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हमको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 डायरेक्शन तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया,
आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर से। मान लीजिए ये है, हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मुझसे कहा जाता है कि यूनिट वेक्टर निकालो ए वेक्टर के अलाउंग, मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर डिफाइन करो जो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, जिस डायरेक्शन के अलाउंग वेक्टर ए है। तो क्या मैं ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मान लीजिए ए वेक्टर के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है वो है ए कैप, ठीक है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है इसकी, उसको मैं मॉड ए लिख देता हूं। लेंथ ऑफ द वेक्टर वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, तो मैग्नीट्यूड को मैं मॉड ए लिख देता हूं। तो बेसिकली वेक्टर ए है क्या? एक मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है मॉड ए, और जिसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग ए। ये जो डायरेक्शन ए वेक्टर, ये जो एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी डायरेक्शन को मैंने इस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया ए कैप से। तो क्या मैं ए वेक्टर को ये भी लिख सकता हूं कि ये ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है मॉड ए, और जिसकी डायरेक्शन क्या है ए कैप, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन ए कैप, जैसे हम यहां लिख रहे हैं ना, एक फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस बाय आई कैप। तो एक फोर्स, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन ये है जो एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन का अलोंग यूनिट वेक्टर ए कैप, तो उसको मैं मॉड ए कैप लिख सकता हूं। तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर को क्या यहां से ये लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, ठीक। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, कहने का मतलब अगर एक वेक्टर को मैं उसके मॉड से, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। उस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है, उसकी डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो यूनिट वेक्टर कितना आएगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से ये यूनिट वेक्टर्स का हम यूज करेंगे आगे टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में ये फैक्ट बसा लीजिए। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक। यही रिप्रेजेंटेशन हमको यूज करनी है। अब ये भी आप समझिए कि जब हम एक किसी स्केलर क्वांटिटी को, मान लीजिए 10 को मैं आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी को, जैसे फोर्स है 10 न्यूटन, तो अगर जब तक हमें डायरेक्शन नहीं बताई है फोर्स को, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, 10 न्यूटन तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। तो मान लीजिए 10 न्यूटन को मैं आई कैप से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसके नेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, रहेगी ये फोर्स ही। आई कैप जो है वो नेचर, ये वेक्टर ऐसा है जिसका कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं है। इसको आप चाहो तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप उसको वेलोसिटी के साथ एसोसिएट कर सकते हो। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसका कोई नेचर नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मान लो जैसे 10 न्यूटन आई कैप लिखा मैंने, तो इसका मतलब है कि 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 10 into 1 10 ही रहेगा, या 5 न्यूटन होता तो 5 into 1 5 ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई कर मैंने एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दी, 10 न्यूटन कोई डायरेक्शन नहीं है, 10 न्यूटन आई कैप a force of 10 न्यूटन along x axis। तो यहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन along x axis, y axis एंड z axis पर्टिकुलर, ठीक है।